सोचिए, आप बस में सफर कर रहे हो और अचानक पहुंच जाते हैं एक रहस्यमय रेगिस्तान में जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। हर तरफ मौत का साया है, जहरीली हवा, राक्षस और छिपे हुए खतरे। इस मूवी का नाम है द मॉन्स्टर, एक ऐसा सफर जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक बस से जो पूरी तरह बर्बाद हालत में थी। बस के अंदर चारों तरफ बेहोश लोग पड़े थे। सबसे पहले होश में आता है लिन, जिसके हाथ में बंदूक था और हथकड़ी से बंधा था। वो घबरा जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। बस किसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी जहां दूर दूर तक कोई सड़क नहीं है। अच्छी बात यह है कि हथकड़ी की चाबी पास में पड़ी होती है। लिन खुद को आजत करके ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरा हुआ था। फिर वो बस का पैनल चेक करता है और बटन दबाते हुए टीवी बंद करता है। तभी उसे शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है और वो चौंक जाता है, जैसे खुद को पहचान नहीं पा रहा हो। उसके दिमाग में कुछ अधूरी यादें चमकती हैं, बस में पुलिस, गोली चलना, लेकिन सब कुछ उलझा हुआ था। इसी बीच एक और यात्री दर्द से उठ जाता है। लिन उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं जानता। धीरे धीरे बाकी लोग भी होश में आने लगते हैं और सब हैरान है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तभी एक महिला दरवाजे के पास पड़ी लाश को देखकर जोर से चीख उठती है। ये देख बाकी लोग डर जाते हैं। कोई बस का दरवाजा खोल देता है और लाश नीचे गिर जाती है। अब सब डर से बाहर भागने लगते हैं। कुछ लोग भागते हुए रेत के टीलों के पीछे चले जाते हैं। तभी वहां से जोर जोर की चीखें सुनाई देती हैं और एक भयानक धूल का तूफान उठता है। जो भी उस धूल से टकराया उनकी गर्दनें उड़ जाती थीं। लोग बस में वापस दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर मारे जाते हैं। बचते हैं सिर्फ लिन बोलिन चेन जो बस चलाता है, एक गंजा आदमी शियाओ और एक बौना जून। इस बीच एक पुलिस ऑफिसर फैंग एक टूटी वैन की तलाशी ले रही होती है। रेडियो पर खबर आती है 3 बैंक लुटेरे भाग निकले हैं। फैंग को एक मोबाइल मिलता है जिसमें एक महिला किसी से अपनी बेटी को मत मारने की गुजारिश करती है। बस में बचे हुए 5 लोग अपनी याददाश्त खो चुके थे। किसी को नहीं पता कि वो कौन है और यहाँ कैसे आए। तभी उन्हें सूटकेस से भरा पैसा मिलता है। शियाओ सबसे पहले बोलता है ये पैसा मेरा है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। चेन बाकी सामान देखने लगता है और थोड़ी सी बची हुई पानी की बोतल ढूंढ निकालता है। पानी देखकर सब पागल से हो जाते हैं। चेन, जून और शियाओ के बीच बोतल को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर में बॉटल बोलिन के पास पहुंचती है। वो जैसे ही पानी पीने लगता है तभी शियाओ हवा में गोली चलाता है। शियाओ सबको धमकाता है कि अब ये पानी सिर्फ उसी का होगा। तभी अचानक एक बच्ची की आवाज आती है, पापा। सब हैरान रह जाते हैं और देखते हैं कि बस में एक छोटी लड़की छिपी हुई है और वे उसे पानी की बोतल पीने को देते हैं। लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि उसका पिता कौन है तो वो रोने लगती है क्योंकि उसे याद नहीं। जून एक बंदर का मास्क पहनकर उसे हंसाता है। बच्ची का नाम लिले है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर फैंग उसकी मां के साथ किडनैपर्स का मैसेज सुन रही होती है जिसमें फिरौती की बात की जा रही थी। रेगिस्तान में स्थिति और खराब हो जाती है जब जून एक चीज देखता है जो उसने कई घंटे पहले खिड़की से बाहर फेंकी थी। इसका मतलब वो सब बस रेगिस्तान में चक्कर काट रहे हैं। शियाओ गुस्सा होकर चैन का गला दबाने लगता है, लेकिन लिन बीच में आकर बंदूक उसे छीन लेता है। फिर भी वो बंदूक वापस कर देता है। वे ठान लेते हैं कि टीलों की बनावट देख के ही रास्ता तय करेंगे और बस का बोझ भी हल्का करेंगे क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। रात के टाइम उन्हें एक छोटा तालाब दिखता है। सब दौड़कर पानी पीने जाते हैं और कुछ भर भी लेते हैं। जून और लीले बाहर ही रहते हैं। तभी पास से अजीब आवाज आती है और अचानक जून पर कोई तेज और बड़ा जीव हमला कर देता है। लीले डर से रोने लगती है। बाकी लोग उसे लेकर बस की ओर भागते हैं। तभी जून खिड़की पर दिखता है और मदद मांगता है। सब डरते हैं, लेकिन लीले के कहने पर बाहर जाकर उसे बचा लेते हैं। वापस आते वक्त एक डरावना राक्षस लिन पर झपटता है, लेकिन शियाओ गोली मारकर उसे भगा देता है। घायल जून अभी भी अपनी बुद्ध वाली सोच पर भरोसा रखता था। वो लीले को समझाता है कि बुराई 3 रूप में आती है, हवा, पानी और आग। अब तक तो धूल और पानी वाला झमेला झेल चुके हैं, मतलब अब आग की बारी है। चेन बताता है कि पेट्रोल अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। लिन सुझाव देता है कि रात बस में ही बितानी चाहिए, बारी बारी से पहरा देते हुए। बस के अंदर लीले पूरी तरह जागी हुई है। वो पानी पीने से मना कर देती है और कहती है कि उसे बचाकर रखना चाहिए ताकि अगर जून को प्यास लगे तो वो पी सके। लिन अभी अपने टूटे फूटे यादों से परेशान है। वो लीले से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी याद नहीं। इसी बीच बिना किसी के ध्यान दिए रेगिस्तान के बीचों बीच एक चमकता हुआ गोल चक्र दिखाई देता है, जैसे कोई रहस्यमय पोर्टल हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो गायब हो जाता है। अगले दिन लीले की मां फिरौती देने तय जगह पर पहुंचती है, लेकिन कोई भी वहां नहीं आता। पुलिस पास ही छिपी होती है और तभी एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि डील अभी के लिए कैंसिल है। उधर रेगिस्तान में बचे हुए लोग महसूस करते हैं कि रात बहुत छोटी थी। सिर्फ 3 घंटे में ही सूरज उग गया। लीले चुपचाप सबकी नजरों से बचकर दूर रेत में गिरा कोई अजीब सामान देखने निकल जाती है। वो देखती है कि वहां एक खतरे का बोर्ड लगा हुआ था। जब बाकियों को उसकी गैरमौजूदगी का एहसास होता है तो वे उसे ढूंढने लगते हैं। तभी लिन सबको चुप रहने को कहता है और सभी को फिर से उस घातक हवा की आवाज सुनाई देती है। शियाओ घबराकर लेले के पास भागता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक बॉम्ब पर पड़ जाता है और जोरदार धमाका से वो उठ जाता है, लेकिन शियाओ जिंदा बच जाता है। हालांकि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब दिक्कत यह है कि लीले भी एक और बॉम्ब पर खड़ी थी और जहरीली धूल की आंधी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। लिन पूरी सावधानी से चाकू को बॉम्ब और लीले के जूते के बीच डालकर उसका पैर धीरे से उठवाता है। तभी जून लीले को उठाकर बस की ओर भागता है और लिन चाकू पकड़े रह जाता है। आखिर में जब आंधी बहुत पास आ जाती है, लिन चाकू छोड़ देता है और बॉम्ब फूटता नहीं। फिर लिन बस की ओर भाग रहा था, लेकिन आंधी आ चुकी थी। लीले डर से रोने लगती है कि लिन बस में नहीं है। फिर सब देखते हैं कि लिन समय रहते बस के सामान वाले हिस्से में छिप गया था। तभी लिन को कुछ दिखाई देता है। वो कहता है कि सामने टीले के पार कुछ है, शायद कोई मदद मिल सके। दूसरी तरफ फैंग अब भी लीले की मां के साथ थी। उसकी मां बताती है कि वो विधवा है और लीले को कभी सच बता नहीं पाई। उसने झूठ बोल दिया कि उसके पिता एक जल सैनिक थे जो एक दिन उसके बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन लीले के 8वें जन्मदिन पर भी वो नहीं आए, जिससे वो बहुत दुखी हो गई और अपने पापा को ढूंढने घर से भाग निकली। तभी उसका किडनैप हो गया। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर फैंग को बताता है कि उन्हें एक अहम जानकारी मिली है।
उधर लीले और उसके नए दोस्त रेगिस्तान पार कर एक अजीब सी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जो किसी गुप्त ठिकाने का प्रवेश द्वार लगता है। रास्ते में उन्हें कई कंकाल दिखाई देते हैं। जब वे अंदर तक पहुंचते हैं उन्हें अंदर एक ब्रिटिश झंडा और कई पुराने धूल भरे हथियार मिलते हैं। मोबाइल की रोशनी से वे एक दीवार में बने होल की जांच करते हैं। तभी लिन उन्हें एक कोने में कैंड फूड का स्टॉक दिखाता है। सभी भूखे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चैन खाना मुंह में डालते ही थूक देता है और बोलिन डिब्बे की तारीख देखकर चौंक जाता है। वो साल 1915 का है। लिन को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि उसने पहले ही नोट किया था कि वहां के हथियार और यूनिफॉर्म बहुत पुराने हैं और वो सब चाइना के नहीं लगते। बोलिन डर जाता है कि कहीं वे किसी और देश में तो नहीं है और सोचता है कि पुरानी सेना कभी भी लौट सकती है। लेकिन बाकी लोग तय करते हैं कि वे फिलहाल यहीं ठिकाने में रहेंगे। थोड़ी देर बाद चेन को पेट्रोल का डिब्बा मिल जाता है और वो लिन और बोलिन के साथ बस में भरने चला जाता है। जून, शियाओ और लीले बंकर में ही रहते हैं। तभी उन्हें कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वे डर जाते हैं। उधर लिन बस के पहिए के पास खुदाई कर रहा होता है क्योंकि बस फंस गई थी। अचानक उसे एक पुराना सैनिकों का हेलमेट और डायरी समेत कुछ चीजें मिलती हैं। बोलिन, जो दूसरी भाषाएं पढ़ सकता है, डायरी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है कि एक सैनिकों की टुकड़ी युद्ध में जा रही थी। तभी उन्हें एक गहरी धुंध ने घेर लिया। जब धुंध हटी तो वे खुद को एक अनजान रेगिस्तान में पाए। उन्हें लगभग 1 महीने बाद ही अपनी यादें लौटी। सैनिक ने लिखा कि वो रेगिस्तान में जो हुआ वो धरती का नहीं था। उधर बंकर में लेले, शियाओ और जुन चुपचाप बैठे हैं क्योंकि आवाज एक राक्षसी जानवर की थी। जून समझ जाता है कि छिपे रहना काफी नहीं होगा और वो हथियार उठाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो राक्षस भाग जाता है। अभी भी डायरी पढ़ते हुए बोलिन कहता है कि सैनिकों ने वापसी का रास्ता भी खोज लिया था, एक पोर्टल जो रेगिस्तान में कभी कभी खुलता है। तीनों ये सब समझ ही रहे थे कि अचानक बस की छत पर एक जोर की आवाज होती है। राक्षस बस तक पहुंच चुका था और अब वो अकेला नहीं था बल्कि पूरा झुंड बस को घेर चुका था। उनमें से एक राक्षस अंदर भी आ जाता है, लेकिन किसी को खाए बिना ही वो चला जाता है और राक्षस का झुंड बंकर की ओर बढ़ने लगता है। बोलिन ने राहत की सांस ली और चेन से कहा कि बस मोड़कर बाकी साथियों को बचाने चलते हैं, लेकिन चेन साफ मना कर देता है और उन्हें दिखाता है सामने जमीन से थोड़ी ऊपर एक पोर्टल खुला हुआ है। लेकिन लिन और बोलिन चेन की बेरुखी देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। चेन कहता है कि सैनिक की डायरी के मुताबिक पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है और किसी को नहीं पता कि अगली बार कब खुलेगा। वो कहता है कि राक्षस शायद बंकर में पहुंच चुके होंगे और बाकी तीनों शायद अब जिंदा ना हो। लेकिन बोलिन और लिन को यह बात मंजूर नहीं। वो चेन के साथ एक पल भी और नहीं रहना चाहते और पैदल ही बंकर की ओर निकल जाते हैं। बस से उतरते वक्त बोलिन चेन को याद दिलाता है कि लाइले कितनी मासूम है, कैसे वो सबको पापा कहती है, भले ही उसे ये भी नहीं पता कि असली पिता कौन है। उधर बंकर में जून और शियाओ चेन की तरह स्वार्थी नहीं थे। वे अपनी जान की परवाह किए बिना लेले की हिफाजत कर रहे थे। अब राक्षस बंकर के अंदर घुस चुके हैं। शियाओ के पास कई हथियार और गोलियां हैं, लेकिन वो अकेला है और सामने एलियन जैसे कई राक्षस हैं। जब शियाओ देखता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो लेले से आखिरी अलविदा कहता है और एक बॉम्ब का पिन खींचकर कई राक्षस को अपने साथ मौत की घाट उतार देता है। दूर खड़े लिन और बोलिन को धमाके की आवाज सुनाई देती है। कुछ राक्षस धमाके से बच जाते हैं और पहले से ज्यादा गुस्से में है। लाले भी रोने लगती है और उसकी आवाजें सुनकर राक्षस फिर उस ओर बढ़ जाते हैं। जून लेले को तुरंत वहां से निकालता है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जब जून बस में चढ़ा था और उसने एक लाल डिब्बा सीट के नीचे रखा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस महिला की आवाज सुनी गई थी वो बस की कंडक्टर थी। उसकी जून से बातचीत वही है जो पुलिस ऑफिसर ने वायर टैप के जरिए सुनी थी। वहीं चैन फोन पर कहता है डील कैंसिल हो गई। जब फोन कटता है तो लीले पूछती है पापा का घर कब आएगा। चैन कहता है बस पहुंचने वाले हैं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि बहुत जल्दी वो अमीर बनने वाला है और अपने आने वाले बच्चे के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन लड़की जवाब देती है कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है। ये सुनकर चैन शॉक रह जाता है। तभी पुलिस उनकी बस को रोक लेती है। डिटेक्टिव लिन बस में चढ़ता है और सबकी आईडी चेक करता है। वो लाल डिब्बा खोलने को कहता है जिसे जून दिखाता है, पर उसमें कुछ खास नहीं होता। जब जून ने लाल डिब्बा सीट के नीचे रखा तभी लिन को कुछ अजीब दिखा। डिब्बे के नीचे खून के निशान थे। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, खासकर उस पैसेंजर को देखकर जो शियाओ के बगल में बैठा था। जैसे ही लिन ने अपनी गन निकाली, बोलिन ने उस पर रिवॉल्वर तान दी। एक और पुलिस वाले ने बोलिन पर बंदूक तान दी। तभी शियाओ ने उस साथी पैसेंजर की बंदूक छीन ली और वो भी डिटेक्टिव पर निशाना लगाने लगा। बोलिन ने एक बेकसूर पैसेंजर को गोली मार दी ताकि सबको समझ आ जाए कि वो मजाक नहीं कर रहा। बाकी ऑफिसर डरकर घायल आदमी को बस से नीचे ले गए। शियाओ ने लिन को हथकड़ी लगा दी और बोलिन ने ड्राइवर को आदेश दिया कि बस चलाओ। रेगिस्तान में दूसरी ओर जून और लिले अब भी रेत के टीलों के बीच भाग रहे थे। तभी एक राक्षस आ पहुंचा और जून को जमीन पर गिरा दिया। लिले फिर से रोने लगी, लेकिन तभी लिन आ गया और उसने राक्षस पर गोली चला दी। बोलिन भी हथियार लेकर आया, लेकिन पहले जैसा हिम्मत वाला नहीं दिखा। बड़ी मुश्किल से वो भी गोली चलाने लगा। सब लोग फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन जून जख्मी था और लेले को उसे सहारा देना पड़ा। अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं, जबकि 3 राक्षस अभी भी जिंदा थे और हमला करने को तैयार। बोलिन और लिन लड़ाई को तैयार होने लगे, लेकिन तभी बस आकर एक राक्षस को कुचल देती है। चैन पश्चाताप के बाद वापस लौट आया था। वो बाकी राक्षसों पर गोली चलाता है और सबको बस में चढ़ने को कहता है, लेकिन जून को कोई उठा नहीं पाता और वो पीछे रह जाता है। एक राक्षस उसे खाने लगता है और लेले ये देखकर चिल्लाती है। वो खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन बोलिन उसे पकड़ लेता है। वो लड़की को हथकड़ी से बांध देता है ताकि वो दोबारा भाग न सके। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। असल में पुलिस जिन अपराधियों का पीछा कर रही थी वे हैं शियाओ, बोलिन और तीसरा साथी जिसे बैंक लूट के दौरान चोट लगी थी। तीनों ने उसी दिन बैंक लूटा था और अब बस में भाग रहे थे। लेले और उसका अपहरणकर्ता चेन उसी बस में थे। बोलिन ने चेन को बंधक बना लिया और बस के दरवाजे से लटका दिया ताकि पुलिस पीछा छोड़ दे। एक गाड़ी पीछे हट जाती है, लेकिन लिन मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लेता है और बोलिन से भिड़ जाता है।
गन चलती है और तीसरा लुटेरा गोलियों का शिकार होकर बस के दरवाजे पर मर जाता है। जैसे ही बस तेजी से सुरंग की ओर बढ़ रही थी, अंदर सब कुछ हिलने डुलने लगता है। सभी को भयानक सिरदर्द होने लगता है। वर्तमान में चेन बस को पूरी रफ्तार से चला रहा है और लिन अभी भी राक्षसों से लड़ रहा है। तभी एक राक्षस बस पर चढ़ जाता है और खिड़की से अपना पंजा अंदर डालकर लीले का कंधा पकड़ लेता है। वो हथकड़ी में बंधी होने के कारण भाग नहीं पाती। ऐसे में बोलिन उसकी जगह सामने आता है और राक्षस उसे पकड़कर बस से बाहर खींच लेता है। लिन लीले को शांत करने की कोशिश करता है और चेन से कहता है कि बस रोको ताकि बोलिन को बचाया जा सके, लेकिन चेन चिल्लाता है कि अगर अभी बस रोकी तो सब मारे जाएंगे। तभी दो और राक्षस खिड़की से बस में घुस आते हैं। लिन के पास अब गोली नहीं बची होती, इसलिए वो सिर्फ एक चाकू से लेले की रक्षा करता है, लेकिन राक्षस उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके कंधे को काटने लगता है। लेले एक प्लास्टिक की बोतल उस राक्षस पर फेंकती है और लिन उसका पंजा पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच लीले हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर बस के सामने भागती है। लिन एक राक्षस को मारने में कामयाब होता है, लेकिन वो उस झगड़े में घायल होकर गिर जाता है। अब लेले और दूसरे राक्षस के बीच कोई नहीं बचा। चेन मिरर से सब देख रहा होता है और आखिरी पल में स्टीयरिंग छोड़ देता है और राक्षस को पकड़कर खिड़की से कूद जाता है। अब बस में सिर्फ लेले बची है। तभी जोर की आवाज होती है, उसका सिर दर्द से फटने लगता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। बस पोर्टल से गुजरती है और वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। पुलिस अब भी टनल के बाहर इंतजार कर रही होती है और बस टनल से बाहर निकलती है, जिसमें से सिर्फ लेले उतरती है। लेले की माँ उसे गले लगाने दौड़ती है, लेकिन घबरा जाती है जब लेले उसे पहचान नहीं पाती। पुलिस बस में जाती है और कहती है किसी को लिन की मदद के लिए बुलाओ, वो अब भी जिंदा है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी।